राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। हमारे साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर रमनदीप। डॉक्टर साहब प्रणाम। जी प्रणाम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब, ये जब से हाईकोर्ट की ये रूलिंग आई है और भारत सरकार का तो पहले से ही ये स्टैंड था कि भैया पासपोर्ट कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, जी बाबा जी। ये सिर्फ एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। इसके आधार पे आप अपने आप को देश का नागरिक नहीं मान सकते। जी तो ये इस फैसले के बाद लिब्रांडुओं ने बहुत हाय तौबा मचा रखी है, बहुत रो रहे हैं। मतलब मुझे लगता है उनको, मुझे तो उनके एटीट्यूड देख के लग रहा है कि लगता है उन्हीं की नागरिकता छीन लियो। कि हाय, जब इसका कोई मतलब ही नहीं है तो इतना फिर इंक्वायरी क्यों करते हो, पासपोर्ट बनाते समय ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। आखिर मैं क्या दिखाऊं, मैं कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारा नागरिक हूं। तो ऐसा माना जा रहा है डॉक्टर साहब कि ये सरकार एनआरसी की तैयारी पूरी कर चुकी है और ये जी उसी की तरफ एक बढ़ाया गया एक कदम है कि आखिर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे कहलाएगा। और उसके अलावा जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल राशन कार्ड है, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस है, फॉर एग्जांपल वोटर आईडी कार्ड है, इन सब का कोई एक पर्पस है। जैसे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइव कर सकते हो, वोट नहीं दे सकते आप, है ना। ड्राइविंग जी लाइसेंस है तो ये नहीं कि आप वो उसके बल पे आप अमेरिका चले जाओगे, नहीं, उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। यही है ना, हर डॉक्यूमेंट की अलग उपयोगिता है। ये सही बात है। आधार कार्ड वो आपको एक सिर्फ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है और जिससे कि आपकी पहचान हो सकती है कि हाँ ये वही आदमी है। उसमें आपकी आंख की पुतली और ये अंगूठे उंगलियों के निशान सरकार के पास जमा है। अगर आपको मान लीजिए कहीं आप चोरी करते पकड़े गए या चोरी करके भाग गए, आपके फिंगरप्रिंट मिल गए, तो फिंगरप्रिंट से सरकार 1 मिनट में जान जाएगी कि ये तो इसका काम है। यही है ना सर। तो हर डॉक्यूमेंट की एक उपयोगिता है। तो नागरिकता कैसे फिर सिद्ध होगी, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट बनाएगी सरकार। वो डॉक्यूमेंट हर नागरिक के पास होना चाहिए। नागरिकता का एक, जैसे हमारे पास अपना आधार है, नागरिक होने का भी एक प्रमाण पत्र सरकार इश्यू करने जा रही है क्या। जरा इसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी बाबा जी। दरअसल जो नागरिकता का सवाल है, सबसे पहले तो ये सारे ना इंटरनेशनल रूल के हिसाब से चलते हैं। अब बॉर्डर तो मान लो हमारे देश में बॉर्डर है, नेपाल और इंडिया में बॉर्डर नहीं है, बहुत सारे देशों में ऐसा बॉर्डर है नहीं। तो कोई भी गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल लॉ भी यही बोलते हैं कि आप एक आदमी को तीन नजरिए से देखो। मान लो हम हमारे देश में कोई फॉरेनर घूमने आया हुआ है, अब हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो बाहर का आदमी है। उसके जो मूल फंडामेंटल राइट हैं, उसको मतलब पानी पीने, या कोई पुलिस उसको पीट नहीं सकती कि वो बाहर का है। मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग के राइट्स हैं वो सारे देशों में इक्वल है, इक्वल ह्यूमन राइट्स कह लो, फंडामेंटल राइट कह लो। दूसरा, अब आगे बात की भाई, वो आदमी ज्यादा दिन रहना चाहता है यहाँ पर। अब उसके उसके लिए उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिले, या चलो दे दिया। अब वो आदमी को ट्रेवल करना है कि ट्रेवल का कोई डॉक्यूमेंट है वो दे दिया। अब मान लो उसके बच्चे हैं, स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। अब वो कह रहा है कि मुझे सर राशन भी चाहिए, अब राशन भी दे दिया उसको। चलो, अब उसके पास मान लो पैसे हैं, वो जमीन खरीदना चाहता है, चलो जमीन खरीदनी, वो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, इंडस्ट्री लगा दी। वो जब पैसे कमाएगा टैक्स भरेगा, टैक्स भरने लग गया। लेकिन ये सारी बातें आपको ये प्रूफ नहीं करती कि आप यहाँ के नागरिक हो। नागरिक होने का हम्म। मतलब ये है कि आपका वोटिंग में राइट है। वो वोटिंग राइट संविधान ने सिर्फ नागरिकों के, मूल नागरिकों के लिए बचा के रखा हुआ है कि आपको जो करना है करो, हम लेकिन आपको वोट नहीं डालने देंगे यहाँ पर। क्योंकि ऐसे तो कल को डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, आप अपनी सरकार बनाने लग जाओगे, हमारे देश के मूल नागरिकों को ही बाहर निकाल दोगे आप। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि बेसिक, जैसे मान लो मेरे
एक आदमी है बहुत अमीर 1950 में, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और उसके मान लो 5 बच्चे थे, 2 मेल 3 फीमेल, और उसके घर में बहुत सारे शरणार्थी आके रहने लग गए। उसने धर्मशाला बना रखी थी कि चलो भाई रह लो, 1 नंबर अलॉट कर दिया, 2 नंबर 3 नंबर। धीरे धीरे वो 40-50 साल हो गए कि कोई उसका ड्राइवर बन गया, कोई उसका माली बन गया, कोई उसके बेटों की जमीन खरीद ली किसी ने। अब जब वो 40-50 साल बाद बंटवारा होने लगा घर का, तो घर के सारे मेंबर इकट्ठे हुए, तो वो देखते हैं कि वो धर्मशाला के लोग आके बैठे हुए हैं। तो वो बोलते हैं, भाई आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो बोलते हैं, सर हमारी भी जमीन है, हम हमें हमें मिलेगा हिस्सा इसमें से। तो बोलते हैं, यार अभी जमीन का हिस्सा नहीं मिल रहा, अभी तो हम मुखिया डिसाइड कर रहे हैं कि किस कौन ये डिसाइड करेगा किसको कितनी जमीन मिलनी है, कौन सा प्लॉट किसके हिस्से में आएगा, किसने पहले ले लिया, किसका क्या राइट है। तो वो बोले कि सर हम भी तो ये डिसाइड करेंगे ना। बोलते हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे? वो बोले कि देखो मेरे पास जमीन है, आपके दादा से खरीदी थी। बोलता है, चलो ठीक है यार, आपने पैसे दिए, जमीन ले ली, अब बात खत्म, वो तो डील वहीं क्लोज होगी। दूसरा बोलता है, सर ये देखो मैं आपके दादा का लिखा हुआ पेपर लेके जाता था सामान लाने ले जाने के लिए, मतलब एक टाइप से ड्राइविंग लाइसेंस कर लो, पासपोर्ट। कोई बिजली का बिल दिखा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब वो बंदे बोलते हैं कि भाई आप चाहे कुछ भी दिखा लो, लेकिन मेरे दादा की जमीन पे हिस्सा तो उसका जो ब्लड रिलेशन में है वही उसी का रहेगा ना। आप यहाँ चाहे 50 साल से रह रहे हो, आपके पोते यहाँ पढ़ रहे हो, आपकी शादी यहाँ हुई हो, आपका हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे दादा की जमीन में तो मेरा जिसका ब्लड रिलेशन है उसी का हिस्सा हिस्सा रहेगा। तो SIR का भी मूल भावना यही है कि भाई इस देश में जिस आदमी का खून मिला हुआ मिट्टी में, उसी आदमी को राइट है वोट डालने का। बाकी जो सब आ रहे हैं वो, मान लो कोई, हर गवर्नमेंट की इंटरनेशनल पॉलिसी है, वो तिब्बतियन लोगों को इंडिया ने पासपोर्ट दिया हुआ है क्योंकि चाइना से वो एक्सक्लूडेड है। अब तिब्बतियन आदमी को दूसरे देश में जाना है तो वो पासपोर्ट तो चाहिएगा, फिर इंडिया वालों ने दे दिया कि ले पासपोर्ट ले लो। तिब्बतियन के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, प्लॉट दिलवा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। लेकिन इसके पैरेलल में एक गेम चल रहा था कि बांग्लादेश से एक बंदे ने, गोल टोपी वाले ने एक खालू को बुलाया और इलीगल तरीके से उससे शादी करी और उसके बच्चे पैदा हो गए। बोलने लगे कि हम नागरिक हैं, हमारा भी देश में हिस्सा है। तो ये उसको एक्सक्लूड करने के लिए है कि भाई आपका इस जमीन में हिस्सा नहीं है, आप यहाँ पर एक टेम्परेरी रूप से रह रहे हो जब तक आपका अगला जुगाड़ नहीं होता। और अगर आप इलीगल तरीके से रह रहे हो तो आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। और वोट डालने का तो मतलब ये तो हमारे घर का मामला है, इसमें तो आप भूल ही जाओ। अब दिक्कत क्या है कि लोग फिर बोलने लग, जैसे SIR हुआ तो लोगों का बोला कि भाई आपके परदादा ने 1971 में अगर वोट डाला है तो वोटर लिस्ट में नाम दिखा दो। उसका नाम नहीं मिला तो वो बोला, सर मेरे पास पासपोर्ट है। तो भाई इसका क्या करूं, इससे वोट का क्या लेना देना? फिर वो बोला कि सर मेरे पास राशन कार्ड है। तो वो बोला, भाई मुझे तो वोट डालने का अधिकार सेलेक्ट करना है कि तू डाल सकता है या नहीं डाल सकता। ये सारे पासपोर्ट एयरपोर्ट में दिखाना, वहां दिखाना, राशन की दुकान में राशन कार्ड दिखाना, वो मुझे तो वो चाहिए। और वो बोला कि सर मेरे पास वोटर ID भी है। अब वोटर ID उसने बनवा ली, लेकिन वो फर्जी तरीके से ही बन जाता है क्योंकि जो वोटर ID बनाने वाला आदमी होता है ना, वो तो सिर्फ आपको देखता है कि आप यहाँ पर रह रहे हो और आपका अब पासपोर्ट का इंक्वायरी करने वाला ये थोड़ी देखता है कि उसके दादा ने 1971 में वोट डाला था या नहीं डाला था। वो तो एक पुलिस वाला आएगा कि आप यहाँ पर फलाने एड्रेस में रहते हो, आपके खिलाफ कोई धारा तो है, किसी संगीन मामले में कोई आपके पास कोई केस तो नहीं हुआ है, वो क्लीन चिट दे देता है, आपका पासपोर्ट बन जाता है। लेकिन पुलिस वाले ने ये थोड़ी देखा है कि 1965 में आपके दादा ने यहाँ वोट डाला था या नहीं डाला था। वो तो आपको पासपोर्ट ही बनाने आया था, उसने बना दिया। अब आप उस डॉक्यूमेंट के तहत आप सोच रहे हो कि उस जमीन में आपका हिस्सा हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन SIR का ये बिल्कुल मूल भावना यही है कि जिस देश का नागरिक वही माना जाएगा जिसके परदादा का इसमें हिस्सा था। जी मैं, आपने जो एग्जांपल दिया ना सर, मैं अभी आपकी बातें सुन के मुझे एक किस्सा याद आ गया। मेरे एक दोस्त हैं, जी वो अभी 2 ढाई साल 3 साल कनाडा लगा के आए। आपने एकदम सही कहा, वो भारत के नागरिक हैं। भारत के एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे वो कनाडा चले गए। उन्होंने वहां की सरकार से कहा, जी मैं आ गया हूं, मैं यहाँ काम करूंगा। उनको वर्क परमिट दे दिया। उन्होंने कहा, जी मुझे तो ट्रक चलाना है। उन्होंने बोले, भैया ट्रक चलाना सीख ले। उन्होंने ट्रक चलाना सीख लिया। उन्होंने एक एग्जाम दिया, उनको लाइसेंस भी दे दिया। ये सच घटना बता रहा हूं एकदम मैं। फिर उन्होंने कहा, जी मैं
तो मुझे तो खाना भी खरीदना है, तो मान लीजिए राशन कार्ड बना दिया। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, उनके बच्चों के भी स्कूल में एडमिशन करा दिए। उन्होंने कहा जी मैं रहूंगा कहाँ, चल भाई तू घर भी खरीद ले, घर भी खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया। पर वही बात है, नागरिक फिर भी नहीं है, बाकी सारे अधिकार दे दिए, सिटीजनशिप नहीं, परमानेंट रेजिडेंसी भी दे दी मान लो, अच्छा रह ले यहां, नागरिकता फिर भी नहीं दी है। तो सेम चीज भारत में है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं पर नागरिकता नहीं। अब सवाल होता है तब कि नागरिकता कैसे प्रूव करेगा आदमी, किसको नागरिक माना जाएगा? तो वह निश्चित एक सवाल है कि कोई एक डेट फिक्स कर लेंगे, उस डेट को या तो आप या आपके पिताजी माताजी या आपके दादाजी परदादाजी, कोई तो एक व्यक्ति हो जो इस देश का नागरिक हो, जो इस देश का बासिंदा हो। उसका एक, उसके लिए सरकार ने जो वो बनाए हैं कि क्या 1950, मान लीजिए 1950 की एक डेट है, ऐसी कोई एक डेट है, उस डेट से पहले का कोई आप एक डॉक्यूमेंट दे दो कि मेरे दादाजी भी इसी घर में रहते थे, इसी गांव में रहते थे, तो वो कुटुंब रजिस्टर होता है, सब हर गांव में होता है। या आपके दादाजी का 1950 से पहले यहां मकान था, या आप इसी गांव के स्कूल में पढ़ते थे, या आप यहीं पैदा हुए थे, आपका जन्म प्रमाण पत्र, कोई एक डॉक्यूमेंट तो होगा। अब कई लोग कहते हैं मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जब तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर यहां क्या कर रहा है भाई? तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? भाई तेरे बाप दादा कोई तो होंगे ना, ये तो बड़ा जायज सवाल है। इससे सेग्रीगेशन किसकी हो रही है? बांग्लादेशियों की। मैं आपको, जो मैं ये मानता हूं कि सरकार इन विदेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशी विदेशी घुसपैठियों को निकालने की कोशिश कर रही है कि उनको निकालने का एक ठोस आधार मिले कि भैया ये हमारे देश के नागरिक नहीं है, ये तो बांग्लादेशी हैं। अब रवीश कुमार जैसे पत्रकारों का, ये जितने भी पेटीकोट पत्रकार हैं या इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं, इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है कि किसी भी तरीके से हम इन बांग्लादेशियों को इस देश में रख लें। क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेशी इनको वोट देते हैं, यही तो कारण है ना। आखिर ये इन बांग्लादेशियों को इसी देश में रखने पे क्यों उतारू है? क्यों पूरी ताकत लगा रहे हैं कि नहीं नहीं ये बांग्लादेशी तो यहीं रहेंगे, क्योंकि ये इनको वोट देते हैं। अच्छा सर एक चीज और बताइए ना, 1947 में बंटवारा हुआ, बंटवारा किस लिए हुआ? कि भाई हिंदू मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इनका बंटवारा कर दिया जाए। मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया, हिंदुओं को हिंदुस्तान दे दिया। पर नेहरू ने, अच्छा इन्होंने अपना पाकिस्तान तो ले लिया, उधर बांग्लादेश ले लिया, पर रह गए इंडिया में ही। कल तक तो तुम कह रहे थे कि तुम साथ रह ही नहीं सकते, टू नेशन थ्योरी है। पर नेहरू ने क्यों रख लिए ये? वो तो चाहे जो बोलते रहते, नेहरू ने तो इसीलिए रख लिए ना सर कि ये नेहरू को वोट देते थे। आप बताइए और क्या कारण था? तो आज ये इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे, ममता बनर्जी जैसे, इनकी छातियों में जो दूध उतरा हुआ है इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि ये इनको वोट देते हैं। बंगाल में यही था जी। डॉक्टर साहब। बाबा जी एक बार मेरा ना नेटवर्क, आपको आवाज आ रही है सही से मेरी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। जो इसमें लेटेस्ट, ये जो रवीश कुमार इसलिए बोल रहे हैं, लेटेस्ट चक्कर क्या है ना कि अभी पंजाब में इलेक्शन है, तो पंजाब के जो लोग बाहर रहते हैं ना, कनाडा में या फिर यूएसए में, उनके पास दिखाने के लिए सिर्फ पासपोर्ट ही है। अब वो डर गए कि भाई कल को हमें भी कोई बोलने लग जाए कि आप तो यहाँ के नागरिक ही नहीं हो। अब दरअसल ये तो उनके लिए फायदे की चीज है। अब वो भले ही 20 साल बाद आए, उनके लिए वो
पासपोर्ट दिखाने की जरूरत क्या है? उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उसके बाप दादाओं ने यहाँ वोट डाला हुआ है, वो तो परमानेंट नागरिक है यहाँ के। अब पास वो तो नरेटिव ये चलाया जा रहा है कि सिख लोग ये समझने लग जाएं कि आपका पासपोर्ट है वो इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आप यहाँ के सिटीजन हो ही नहीं, आप अपना जाके देख लो क्या प्रूफ बनवाना है। जबकि ये इस बात को प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप चाहे 20 साल बाद भी आओगे, आपके बाप दादाओं ने यहाँ पर वोट डाला हुआ है, वो आपका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, भले ही चाहे आपकी जमीन पे कोई दूसरा आके कब्जा कर लो, वो 20 साल भी बाद भी आप छुड़वा सकते हो। ये इतना स्ट्रॉन्ग कानून है, जबकि इसको तोड़ मरोड़ के उल्टा समझाया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर ये नैरेटिव चलेगा, क्योंकि समझदार आदमी बहुत जल्दी समझ ही जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसा चर्चा ये है कि सरकार ने एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, को लागू करने का पूरा मन बना लिया है। और ये जो 360 सांसदों का जुगाड़ कर रही है ना सरकार, लोकसभा में 2/3 पूर्ण बहुमत, ये तमाम संवैधानिक संशोधन करके सबसे पहले तो परिसीमन, जनसंख्या के अनुरूप लोकसभा की सीटों का वो परिसीमन करना, नंबर 1। नंबर 2, देश में एनआरसी और सीएए, तीनों को, ये 3 एजेंडा सरकार के हैं और सरकार इन पर कमर कस चुकी है। और आने वाले बहुत जल्दी, बहुत अगले कुछ महीनों में ये तीनों कानून देश में लागू होते हुए हम देखेंगे। जी, आज का कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। जी बाबा जी, और जिस दिन ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे, उस दिन मैं मानूंगा कि हमारे देश की एक एक मिट्टी के एक एक कण पे हम मूल निवासियों का अधिकार हो जाएगा उस दिन। बाकी चाहे घुसपैठिए, चाहे कितना भी रोते रहे, गुलाटी मारते रहे, लेब्रांडू कुछ भी हैशटैग चलाते रहे, जिस दिन ये तीनों कानून लागू हो गए, भारत के मूल निवासियों का भारत के एसेट पे एक एक पाई पाई पे अपना अधिकार हो जाएगा, और उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। कल को डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि सरकार चुनने का अधिकार उनके पास ही रहेगा, और जिसके पास सरकार चुनने का अधिकार है वही आदमी राज करता है। सीधी सी बात ये है। तो डॉक्टर साहब, आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। आपने समय दिया जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।